अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम लोग भी सब ठीक हैं। और मौसम बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ईद के करीब ये है कि मौसम अच्छा हो गया। और जिन लोगों की लास्ट मोमेंट पे तैयारियां रहेंगी होगी तो उन्होंने बाज़ारों में जाकर अच्छे से अच्छे मौसम में शॉपिंग वगैरह कर ली होगी। खैर आज भी मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ हुआ है। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी और बच्चे और हस्बैंड सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊं और सबसे पहले नाश्ता करूं, क्योंकि मैं सुबह उठते ही मेरा पहला सवाल यही होता है कि नाश्ता क्या करना है। तो खैर रात को मैं क्लीनिंग करके सोई थी, क्योंकि आज से मेड ने नहीं आना और आज बुध है और उन्होंने छुट्टी कर ली है और ये कहा था कि अब वो ईद के बाद आएंगी। तो खैर इसका कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन ये कि अब मजबूरी है और ख़ुद तो करना है। तो रात को मैं थोड़ा क्लीन अप करके सोई थी ताकि सुबह उठते ही साथ ही घर की हालत कोई ख़राब ना हुई हो और सुकून से हम नाश्ते वगैरह करें, उसके बाद फिर बाकी काम करेंगे। किचन जो है वो भी नीट एंड क्लीन करके सोई थी रात को। ये थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं और ये जो किचन का टॉवल होता है वो अक्सर मैं रात को सोख करके सो जाती हूँ ताकि अच्छे से ग्रीस जो है निकल जाए। और ये कुछ बर्तन पड़े हुए थे जो कि मुझे अभी वॉश करने नाश्ते के साथ ही कर लूँगी। ये बर्तन रात को बच्चों ने योगर्ट खाया था, हस्बैंड ने मैंगोज़ खाए थे, तो इस तरह ना रात में अक्सर कुछ ना कुछ बर्तन पड़े रह जाते हैं। मेरे सोने के बाद इनकी मंचिंग चलती रहती है। तो खैर अभी मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद मैं फिर अपने बाकी काम करूंगी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आज मेड ने भी नहीं आना। और इसके अलावा ये कि कल ईद है, तो ईद की काफ़ी तैयारियां मैंने करनी हैं, बच्चों के कपड़े अरेंज करने हैं, खाना बनाना है और भी बड़े काम करने हैं। तो खैर आपको जो भी एक्टिविटी मैं करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे जी मैंने बना लिया अपने लिए नाश्ता और सैंडविच मैंने बनाया है अपने लिए एग वाला, उसमें केचप एंड मेयोनीज़ लगाई है। मैं इतना ही खाती हूँ और प्रेगनेंसी में मेरी कोई ऐसे रूटीन जो है वो नहीं चेंज हुई खाने पीने की। मेरी डाइट कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, वही रूटीन की रहती है। साथ में मैंने चाय बना ली है, पानी ले लिया है। अब हम सुकून से बैठ के नाश्ता करेंगे, क्योंकि मैं रात में बहुत कम खाती हूँ, इस वजह से फिर सुबह उठते ही ना मुझे बहुत भूख लग जाती है और मैंने फिर कुछ ना कुछ खाना होता है। और आप सिचुएशन देख सकते हैं इस वक्त रूम की, सब सो रहे हैं और मैं भी यहीं पे बैठ के नाश्ता करूँगी, क्योंकि बाहर गर्मी लगती है। ऑफ़ कोर्स जब आप एसी वाले कमरे से निकलते हैं तो गर्मी तो लगती है, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इधर ही बैठ के नाश्ता कर लेती हूँ। तो अभी मैं अपना नाश्ता फिनिश करूँगी और उसके बाद करेंगे अपने रूटीन के काम। तो खैर यहाँ पर जो हैं बच्चे, उनको मैंने सीरियल्स दे दिए थे और जिस दिन मैं इनको सीरियल्स देती हूँ तो साथ में मैंने एग भी इनको लाजमी देना होता है। तो एग्स इनके बॉयल हो रहे थे, तीनों को एक एक एग खिलाऊंगी और साथ में थोड़े सीरियल्स खा लेंगी। ईज़ा भी शौक़ से खा लेती है सीरियल्स और माशाल्लाह अभी ईज़ा 2 साल की नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैना फ़ातिमा के साथ मैं इनको बिठाती हूँ और ये उनको बहुत फ़ॉलो करती है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अच्छा पहले बच्चे को पालना थोड़ा मुश्किल होता है, बाद में जो बच्चे होते हैं ना वो बड़े बच्चे से ही सीख सीख के सारी चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ईज़ा अपने हाथ से खा रही है। हाँ, लेफ़्ट हैंड से खा रही है, दैट इज़ नॉट गुड, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब वो थोड़ी बड़ी होगी, अभी तो उसकी थोड़ी लाइक कोऑर्डिनेशन बन रही है ना कि स्पून से मुंह में कैसे डालना है। फिर इंशाअल्लाह ताला थोड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो जाए तो फिर मैं उसको राइट हैंड से भी खाना सिखा दूँगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उसको मना नहीं करूँगी। खैर दिन का आगाज़ कामों से ऑफ़ कोर्स होता है, तो सबसे पहले मैं प्लान ही ये करती हूँ, जिस दिन मैंने कपड़े धोने हो ना उस दिन मैं सबसे पहले मशीन में कपड़े डालती हूँ, क्योंकि उसने खुद ही धुलते रहना है। उसके बाद फिर मैं अपने काम करती हूँ। जितनी देर में मैं बाकी काम कर लेती हूँ, 1 लोड हो 2 लोड हो वो धुल जाते हैं और फिर मैं उनको स्प्रेड कर देती हूँ बाहर, ताकि फिर वो अच्छे से ना खुश्क हो जाएँ। और वैसे भी सुबह सुबह कपड़े धो लिए जाएँ, फिर मिड डे में वो ड्राई हो जाते हैं और फिर ये कि आप उनको बाहर से निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कपड़े डाले हैं, क्योंकि कल वैसे भी ईद है। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर जो अपनी लॉन्ड्री वाली बास्केट है उसको खाली कर लूँ। अच्छा जी, आप लोगों के लिए एक टिप है, जिन लोगों को घर का काम करने में या मैनेज करने में थोड़ी मुश्किल आती है और वो सोचते हैं कि किस तरह घर का काम मैनेज किया जाए। तो देखिए, अभी हम सब ने नाश्ते कर लिए हैं, उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ से काउंटर टॉप अपना सारा क्लीन कर लिया है। जितने भी बर्तन थे वो मैंने सारे लाइक यहाँ से इकट्ठे करके काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दिया है, ताकि
एटलीस्ट किचन जो है हमारा नीट लगे। उसके बाद बर्तनों को मैंने रख दिया है यहाँ पर सिंक में, ठीक है, ताकि पूरे किचन में ना तो मैस लगे और ना ही किचन गंदा लगे और बुरा लगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रख दिए हैं बर्तन, और जो मैंने कुकिंग करनी है या जो भी खाना शाना बनाना है या जैसे भी जो भी करना है वो मैंने यहाँ पर निकाल के रख दिया है। अब साथ साथ मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक लोड जो है मशीन का वो भी लगा दिया है, ठीक है। वो कपड़े जो है हमारे वॉश हो रहे हैं, तो मेरा ये काम भी साथ साथ हो रहा है। इसके बाद मैं क्या करूंगी कि अपना दूसरा काम करूंगी, और जब मैं किचन में आऊंगी खाना बनाऊंगी तो साथ में मैं अपने बर्तन भी धो लूंगी, और अगर मुझे मशीन में कुछ और कपड़े डालने हुए या ये निकालने हुए समेटने हुए तो साथ साथ मैं वो भी कर दूंगी। बर्तन धोने से पहले मैं एक दफा किचन के जो बर्तन हैं जो पहले से धुले हुए हैं उनको जो है कैबिनेट्स में रख दूंगी। तो इस तरह काम ये है कि अच्छे से हो जाता है और घर में मैस भी नहीं लगता, किचन में भी मैस नहीं लगता। तो अब आज मुझे बनाने हैं दाल चावल। जब मैं अपना बाकी काम कराऊंगी फिर मैं किचन में फाइनली आऊंगी, दाल चावल चढ़ाऊंगी और वो खुद पकते रहेंगे, क्योंकि उसमें ऐसे कुछ मुश्किल नहीं होता। और खाना बनाने में बहुत से खाने ऐसे हैं कि आपको टाइम मिल जाता है बाकी काम करने के लिए, तो यहाँ पर वो करेंगे। उसके साथ साथ मैं बर्तन धोती रहूंगी और कपड़ों को भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर कपड़े जो हमारा एक लोड धुल रहा है, अब मैं चलती हूँ रूम में और मुझे करने हैं कपड़े समेटने हैं, तो आज मैं वो करूं। और कुछ कपड़े प्रेस करने के लिए निकालने हैं तो वो निकाल लूं, तो आज आयरनिंग वगैरह होगी और कपड़े समेटे जाएंगे। कामों को एफिशिएंटली करने का यही तरीका होता है कि सबसे पहले आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दें। अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन है तो भी, अगर आपके पास जो सिंपल मशीन होती है वो वाली है तो भी आप क्या करें कि सबसे पहले कपड़े जो धोने वाले होते हैं वो निकाल लें, उसके अंदर डाल लें, और जब तक वो धुलते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके कपड़े निकालते जाएँ, नए कपड़े डालते जाएँ, और फिर जब सारे अपने काम कर चुके हों तो फिर उनको आप रिंस करके तो फिर आप उनको फैला सकते हैं। तो उतनी देर में आप बाकी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक काम को ही आपने इतना टाइम देना है और सेपरेट टाइम देना है कि जिसमें बाकी भी 2-3 काम हो सकते हैं। अभी कपड़े मेरे धुल रहे हैं और हस्बैंड जो हैं वो रूम में सोए हुए थे। बच्चों को मैंने खाना वगैरह नाश्ता करवा दिया था। उसके बाद मैंने उन तीनों को नहलाया ताकि उनके भी जो गंदे कपड़े हैं ना वो भी मशीन में डल जाएँ और बच्चे नीट एंड क्लीन भी हो जाएँ। और उसके बाद मैं आ गई थी इस रूम में। मैंने सोचा कि जब तक हस्बैंड उस रूम में सो रहे हैं तो मैं फिर कपड़े वगैरह समेट लेती हूँ ताकि इनका काम भी जो है वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद कुछ कपड़े मैं निकाल रही हूँ साइड पे जो मुझे प्रेस आज करके रखने हैं ताकि ईद के दिनों में काम आ जाए, और बाकी कपड़े सारे मैं प्रॉपर इनकी प्लेसेस पे रख दूँगी। जहाँ जहाँ बेडशीट्स रखनी है या जहाँ जहाँ कपड़े बच्चों के रखने हैं और हस्बैंड के और अपने रखने हैं, तो ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अच्छा, यहाँ पर कपड़े समेटने की टिप एक ये है कि जब भी कपड़े आपने धोकर रखने हैं तो कोशिश ये करें तय करके उनको उनके फ़िक्स कैबिनेट्स में रखें। ऐसे आपकी कबर्ड्स भी कभी ख़राब नहीं होती और कपड़े भी कभी घूमते नहीं हैं या इधर से उधर नहीं होते। दूसरी ये बात है कि बच्चों के कपड़े कोशिश करें कि बच्चों के कपड़े किसी भी लॉन्ड्री बास्केट में या कोई भी बास्केट में रख लें। हमेशा अपने घर में कोई एक या 2 बास्केट रखें। एक गंदे कपड़ों के लिए आप लॉन्ड्री बास्केट रख सकते हैं और एक कपड़े जिसमें वॉश करके या आप बच्चों के सेपरेट करके रख सकते हैं। बच्चों के हमेशा कपड़े कोशिश ये करें कि जब भी कबर्ड्स वगैरह में रखें तो वो प्रेस होके ही जाने चाहिए, क्योंकि बच्चों के कपड़ों को ना इतना टाइम नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ, इनको एक बास्केट में डालती जाती हूँ और इनको भी प्रेस करके फाइनली मैं कबर्ड्स में रखती हूँ, क्योंकि इतने छोटे छोटे कपड़े पहले आप तय करके कबर्ड में रखें फिर निकालें और उनको प्रेस करें तो ऐसे बहुत टाइम लगता है। तो मैं बच्चों के कपड़े जो होते हैं वो प्रेस करके ही कोशिश होती है मेरी कबर्ड में रखूँ। अभी भी मैं बास्केट में रख रही हूँ, लेकिन अब मैं कपड़े समेट दूँगी क्योंकि ईद के दिनों में ऑफ कोर्स मैं इतनी आयरनिंग नहीं करूँगी, तो इस वजह से आज मैंने तय करके रख देने। अदरवाइज़ मैं इनको बास्केट में रखती हूँ और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है मैं इनको प्रेस करती जाती हूँ। एक और टिप, अक्सर जो है हमारी बेडशीट्स होती हैं, पिलो वगैरह कभी इधर उधर ना हो जाए। मेरे तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुए। वो इसलिए कि जैसे ही बेडशीट्स वगैरह धुलती हैं तो मैं क्या करती हूँ कि बेडशीट जब फोल्ड करती हूँ तो उसके अंदर ही पिलो कवर उसके फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। इस तरह ये होता है कभी भी पिलो कवर इधर उधर नहीं होते। और वैसे भी मैंने जब बेडशीट बिछानी होती है, मुझे जो भी कलर की जो भी डिज़ाइन की बिछानी होती है, मैं उसको कबर्ड में से निकालती हूँ, उसके अंदर ही मैंने फ़ोल्ड करके रखे होते हैं पिलो कवर। तो इस वजह से फिर मुझे कोई मुश्किल नहीं होती उनको ढूंढ
ढूंढना नहीं पड़ता, तो उसके अंदर ही होते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप अगर अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लेना तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है और ऑर्गेनाइज भी हो जाती है। तो खैर यहाँ पर ज़ैनब फ़ातिमा नहाई हुई थी, तो मैंने सोचा कि इनकी ड्रेस दिखा दूँ। और इज़ा जो है उसको भी मैंने नहलाया था और साथ में अब वो दूध पी रही है। और यहाँ पर मुझे फ़ातिमा ने कहा कि आप मेरे स्टिकर्स ज़रूर दिखाएं अपने व्लॉग में। तो ये हैं जी फ़ातिमा के स्टिकर्स। और फ़ातिमा का जो ड्रेस है वो मैंने सिया था लास्ट ईयर, और ज़ैनब का जो था वो रेडीमेड है। तो खैर यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, बच्चों के कपड़े, मैंने सोचा कि ये जो बास्केट है मेरी यही बास्केट है, तो मैंने सोचा कि मैं इस बास्केट को खाली कर दूँ ताकि लॉन्ड्री के लिए ईद के दिनों में ये खाली हो जाए बिल्कुल बास्केट। तो ये मैं कपड़े फ़ोल्ड करूँगी और ये वाले जो कपड़े पड़े हुए हैं इनको मैंने करना है आयरन। और ये रहा मेरा बो ऑर्गेनाइज़र जो कल मैंने बनाया था और इसका DIY भी आपके साथ शेयर किया था। तो खैर अब हम करते हैं अपने कपड़े फ़ोल्ड। अच्छा जी, कपड़े वगैरह मैंने सारे समेट लिए थे, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। अब मैंने सोचा कि कुकिंग कर ली जाए क्योंकि ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम होने वाला था। तो दोनों चूल्हों पे मैंने खाना रख दिया है। इस चूल्हे पे मैंने स्लो रखा है ताकि ये आग ना ज़्यादा फेंके, और यहाँ पर जो बर्तन है साथ साथ मैं खाना बनाऊँगी और साथ साथ बर्तन धो दूँगी। अच्छा, मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ जब तक खाना बनता है ना किचन में, इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ प्रेशर कुकर में बनाना, क्योंकि प्रेशर कुकर में बड़ी जल्दी बन जाता है। और जितनी देर मैंने खाना बनाना है मैंने किचन में ही रहना है ताकि खाना मेरा जले नहीं। इसीलिए ऐसा ही होता है कि मेरा खाना लाइफ में मेरा ख्याल है कोई 1-2 दफ़ा जला होगा या 2-3 दफ़ा तो जला होगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जलता, क्योंकि मैं हमेशा उसके सर पर खड़ी रहती हूँ। और जितनी देर किचन में खाना बनता है तो साथ साथ कोई ना कोई काम करती रहती हूँ किचन में। और मैंने बर्तन धोने वाला काम जो है ना वो तो उसी वक्त के लिए रखा होता है कि जब मैं खाना बनाने आऊँगी तो फिर मैं सुबह नाश्ते के बर्तन धो लूँगी। और जो भी खाने के से रिलेटेड बर्तन होते हैं, लाइक कोई प्लेट, नाइफ़ और कटिंग शटिंग के बर्तन और इस तरह की चीज़ों के बर्तन होते हैं, तो वो भी मैं फिर ऐड कर लेती हूँ और उनको मैं साथ में धो लेती हूँ। और मेरे बच्चे छोटे हैं और इस तरह होता है कि नाश्ते के बाद अक्सर उनको कोई ना कोई एक आध स्नैक ले लेते हैं या फिर कोई मिल्क शेक वगैरह पी लेते हैं, तो फिर इस तरह होता है कि उसके भी बर्तन ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह ये है कि मैं साथ साथ बर्तन धोती हूँ, किचन को साफ़ करती हूँ और स्लैब वगैरह साफ़ करती हूँ, और साथ साथ उसी टाइम के अंदर अंदर खाना भी मेरा तैयार हो जाता है। और हमारे घरों में तो ऐसा ही होता है, जिन लोगों ने मेड रखी होती हैं सारा साल मेड इंजॉय करवाती हैं कि चलें ठीक है मेड से हम काम करवा लेते हैं, लेकिन ईद के दिनों में मेड छुट्टियां कर लेती हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। जिन दिनों में ज़्यादा ज़रूरत होती है मेड्स की, तो उन दिनों में ये कि उनको भी ज़ाहिर बात है उनको भी छुट्टी करनी होती है। तो खैर यहाँ पर मैंने कपड़ा एक जो लोड था वो धुल गया है, और अब साथ साथ मेरे बर्तन भी धुल गए हैं, खाना भी आलमोस्ट बन गया है। क्योंकि चावलों का जो चूल्हा था वो स्लो फ्लेम था, इस वजह से वो थोड़ा स्लो ही कुक होंगे। बाकी ये कि दाल हमारी आलमोस्ट बन गई है, चावल हमारे अभी बनने हैं तो वो जल्दी बन जाएंगे। और जितनी देर में दाल बनेगी उतनी देर में मैं सैलड वगैरह बना लूँगी। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करती हूँ कि मैं हमेशा जब खाने की तैयारी करती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो एक प्लेट में सारे छिलके डालती रहती हूँ। और ये प्लेट फिर जब फाइनली खाना बिल्कुल बन जाता है ना, जब हम खा चुके होते हैं, फिर जब मैं बर्तन धोती हूँ तो फिर मैं ये सारे छिलके बास्केट में फेंक देती हूँ। अभी मुझे सैलेड बनाना है और जो भी कटिंग शटिंग होती है मैं अपने करीब ही रखती हूँ ये प्लेट, और जैसे जैसे जो चीज़ काटनी होती है मैं काट के इसी प्लेट में रख देती हूँ। इससे ये होता है किचन मैसी नहीं होता, आपको बार बार डस्टबिन की तरफ नहीं जाना पड़ता, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, एक ही जगह खड़े खड़े आप अपने सारे काम कर लें। तो यहाँ पर पहले मैंने दाल बनाई, उसके लिए चीज़ें काटी, उसके बाद अब मैं बनाऊँगी सैलड और फिर मैं इसको डिस्कार्ड करूँगी। और ये है कि किचन नीट एंड क्लीन भी लगेगा, और साथ साथ ये है कि मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाता है कि मैं इसी प्लेट में सारी चीज़ें छिलके वगैरह फेंकती जाती हूँ। तो ये भी बड़ी अच्छी एक टिप है। अच्छा जी, तो अब कर लेते हैं ईद की तैयारी। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस दफ़ा हम फैसलाबाद नहीं जा रहे, हम हर साल फैसलाबाद जाते हैं, कुर्बानी वहीं पे करते हैं। मेरे हस्बैंड के अब्बू के घर भाई होते हैं वहाँ पर, बहनें होती हैं, तो हम वहीं पे कुर्बानी करते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम कोई
जा नहीं रहे बिकॉज ऑफ माई प्रेगनेंसी। तो मेरी सिचुएशन जो है इस दफ़ा इतनी अच्छी नहीं है कि मैं ट्रैवल कर सकूं, तो इस वजह से फिर हम घर में ही रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चिकन की तैयारी कर ली जाए, हम लोग कोई अच्छा सा मील बनाएंगे। तो मैंने चिकन एक ले लिया, उसके 4 टुकड़े कर लिए। अब मुझे लेमन, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का मुझे बनाना है पेस्ट, और ये पेस्ट मैं 2 तरह की चिकन मैरिनेशन करूँगी उनमें लगाऊँगी, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले इन चीज़ों को सबको ब्लेंडर में डाल के इनका एक पेस्ट बना लेती हूँ, और फिर हम मैरिनेशन करेंगे। लहसुन अदरक और लेमन का इकट्ठा पेस्ट बनाऊँगी और उसमें से थोड़ा सा निकाल लूँगी और फिर उसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चिकन पेरी पेरी। मैंने सोचा कि ईद के फर्स्ट डे हम चिकन पेरी पेरी बनाएंगे, साथ में हम मसाला राइस बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फुल चिकन लिया है, उसको मैंने डीप कट्स लगा लिए हैं वॉश करके, और अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक लेमन जो हमने पेस्ट बनाई थी, उनको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, और एक हिस्सा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप डाल लें। मैंने तकरीबन इसमें 1 टीस्पून डाला है, क्योंकि इसको हम राइस के साथ भी खाएंगे, और थोड़ा ये पेरी पेरी सॉस डालूंगी तो उसमें भी होता है, तो दैट्स वाई फिर मैं कोशिश करूँगी कि इसमें बस नॉर्मल सा ही रहे। उसके बाद हम पेपरिका डालेंगे। पेपरिका से ये है कि इसका बड़ा प्यारा सा कलर आ जाएगा, और ये कोई इतनी ख़ास तेज़ नहीं होती। उसके बाद आपने लेनी है जी नैंडोज़ की पेरी पेरी सॉस। ये किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाती है, 700-800 की शायद मिलती है, मुझे कंफर्म नहीं आइडिया, क्योंकि मैं इकट्ठी ग्रोसरी करती हूँ तो मुझे ऐसा इतना चीज़ों का ना प्राइस का इतना आइडिया नहीं होता। तो खैर इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, माइल्ड, हॉट, एक्स्ट्रा हॉट। तो आपने हॉट या एक्स्ट्रा हॉट लेनी है, तो ये कि आपकी फिर वो एक्स्ट्रा हॉट कम क्वांटिटी में डलेगी। अगर आप माइल्ड ले लेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा डलेगी और इतना ख़ास फ्लेवर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच भर कर इसमें पेरी पेरी सॉस डाल दूँगी। अच्छा, आइंदा कभी मैंने पेरी पेरी चिकन बनाया तो मैं फिर सॉस बनाना भी घर में बताऊँगी कि घर में किस तरह बनती है। तो खैर अभी मेरे पास इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, तो फिर मैंने पेरी पेरी सॉस का ही इस्तेमाल किया। बस ये हमने 3-4 चीज़ें डालनी हैं, और इसको हम अच्छे से चिकन की मसाज कर देंगे। हाँ, इसमें योगर्ट भी डलेगा, तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम इसमें योगर्ट डालेंगे, जो इसकी मैरिनेशन में बड़ा अच्छा काम देगा। इससे चिकन भी बड़ा अच्छा सॉफ्ट, जूसी, टेंडर सा बनेगा। तो बस इसमें हम योगर्ट डाल के उसके बाद इसको अच्छे से मसाज कर देंगे। जितने भी हमने कट्स लगाए हैं उसके अंदर हम अच्छे से मसाले को ना प्रेस करने की कोशिश करेंगे, मसाज करने की कोशिश करेंगे, ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे से रच बस जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, कोशिश यही कीजिएगा कि इसको ओवरनाइट रखें, क्योंकि जब भी हम मैरिनेशन किसी चीज़ की ओवरनाइट करते हैं ना, फिर वो अगले दिन अच्छी बनती है। कम टाइम में मैरिनेशन का वो मज़ा नहीं आता जो ज़्यादा टाइम में आता है। तो बस मैं आज कल बनाना है तो आज इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ, ताकि अच्छे से मसाले इसके अंदर रच बस जाएँ। मैरिनेशन हमारी हो गई है। अब मैं इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी, क्योंकि ये बॉक्स जो है कम स्पेस लेगा, और इसमें ये है कि एक दूसरे के ऊपर रख दूँगी ताकि फ्रीज़र में ये कम स्पेस ले। तो बस इसकी हमने मैरिनेशन कर ली है। जितना भी मसाला रह जाएगा आपने वो भी सारा इसके अंदर शामिल कर देना है, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी। ये इसके अंदर ही मसाला जो है ना इसकी मैरिनेशन होगी, और उसके बाद ये जब कुक होगा तो भी यही मसाला इसमें यूज़ होगा, तो आपका पेरी पेरी चिकन बहुत अच्छा बनेगा। तो खैर यहाँ पर मैं इसका जो जितना भी मैरिनेशन थी वो इसके अंदर डाल के अब इसको अच्छे से बंद करके तो फ्रीज़र में रख दूँगी। तो एक चिकन की हमारी मैरिनेशन हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, मैंने सोचा है कि किसी और दिन मैं चिकन की मैरिनेशन कर लूँगी, या अगर कोई गेस्ट आ रहा होगा, शायद एक्सपेक्टेड है कुछ गेस्ट, तो अगर आए तो फिर उस दिन वो बना लूँगी। इस तरह करके कुछ मैनेज कर लूँगी। तो दूसरा चिकन भी मैंने इसी तरह फुल चिकन लिया है, उसके मैंने डीप कट्स खुद ही लगा लिए हैं। अब मैं बनाने लगी हूँ मलाई चिकन टाइप, ठीक है, मलाई टिक्का कह लें आप इसको। तो यहाँ पर मैंने चिकन के 4 पीसेस करवा लिए थे और कट्स करवा लिए थे। उसके बाद इस बॉल में मैंने लहसुन, अदरक, लेमन और हरी मिर्चें उसका पेस्ट बना के रख लिया था। अब हम इसके अंदर वो शामिल करेंगे, ठीक है। लहसुन जो है वो तकरीबन एक पूरा बंच जो होता है वो है, अदरक 1.5 इंच की है, और हरी मिर्चें 4 हैं मेरे पास, 3 सॉरी, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने खाना इसलिए मैंने फिर वो 4-5 रखी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा 3 डालूं। उसके बाद 4 चम्मच खाने के जो होते हैं वो दही है, वो डालेंगे हम इसके अंदर, और इसके अलावा हम इसमें टेट्रा पैक की क्रीम डालेंगे, ठीक है। क्रीम से आपका चिकन, सारी बात है मलाई चिकन है तो वो क्रीम डलेगी इसके अंदर। आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रीम भी डालें साथ में,
तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनेगा। हाफ़ पैकेट मैंने इसमें क्रीम डाल दी है और उसके बाद हम अपने जो ड्राई मसाले हैं वो डालेंगे। उसमें सबसे पहले हमने डालना है नमक, ठीक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना कम ज़्यादा करना है, ठीक है। मैंने 1 टीस्पून ही डाला है इसके अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई सा बनेगा, तो ड्राई चीज़ों में ना फिर नमक बहुत तेज़ लगने लग जाता है, तो इसलिए 1 टीस्पून ही डालना है। उसके बाद इसमें मैंने गरम मसाला डाला है जो कि 1 टीस्पून डाला है। इसी में सारे हमारे मसाले शामिल हो जाएंगे, हमें और ज़्यादा स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम जो इसमें चिली यूज़ करेंगे वो है ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, क्योंकि हमने ग्रीन मिर्चें भी इसमें डाली हैं, तो इसलिए हम तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही डालेंगे। और उसके बाद आपने जो एक और चीज़ जिसमें ऐड करनी है वो है जी वाइट पेपर। तो वाइट पेपर इजीली खुला भी मिल जाता है, पैक्ड भी मिल जाता है, डिफरेंट ब्रांड्स का भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप मसाले वाली शॉप पे जाएँ तो आप वहाँ से खुला भी ले सकते हैं, तो घर में पीस लें। ये मैंने ऐसे ही किया हुआ है, खुला लेकर घर में पीसा हुआ है। तो इसमें वाइट पेपर जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम डलेगा। और ये सब चीज़ें डाल के आप इसकी भी अच्छे से मसाज कर लें, अच्छे से इसकी मैरिनेशन कर लें, इसके कट्स में अच्छे से मसाला लगा लें, और बस इसको भी किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के तो फिर इसको फ्रीज़ कर लें। और कोशिश यही करें कि इसकी भी जब भी ये चिकन बनाएं ओवरनाइट इसकी मैरिनेशन हो तो ही मज़ा आएगा। इसके अलावा आपने क्या करना है, आप इसको बीफ और मटन में भी बना सकते हैं। जैसे ईद आ रही है तो ईद के हवाले से आप इसको बना सकते हैं मटन और बीफ में, लेकिन उसमें मीट टेंडराइज़र एक पैकिंग में मिलता है, ठीक है। आप मीट टेंडराइज़र या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, उससे ये कि आपका गोश्त जो है थोड़ा बेहतर गल जाएगा। तो खैर अब मैरिनेशन हमारी हो गई है। अब मैं इसको भी अगेन जो हमारा एयर टाइट बॉक्स है उसके अंदर डाल लूँगी और इसको फ्रीज़ करके रख लूँगी। इंशाल्लाह ताला ईद के दूसरे या तीसरे दिन हम इसको बनाएंगे। आप मैरिनेशन किया हुआ मसाला तकरीबन 15-20 दिन भी रख सकते हैं, एक दफ़ा फ्रीज़र में रख दें तो उसको कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके एक्सपेक्टेड हो कभी गेस्ट वगैरह तो आप इस तरह करके रख सकते हैं पहले से ही, और ये क्या आपका आधा काम हो जाएगा और मसाला बहुत अच्छे से उसके अंदर रच बस जाएगा। फिर जब गेस्ट आएँ तो ये आप लोग निकालें, इसको पकाएं और साथ में कोई 1-2 डिश ऐड कर लें, तो बहुत मज़े का आपका लंच या डिनर तैयार हो सकता है। तो खैर यहाँ पर अब इसको बस रखते हैं फ्रिज में और फिर करते हैं अपने बाकी काम। अच्छा जी, मुझसे किसी ने पूछा था अपने ईद की शॉपिंग दिखाएं या ईद के कपड़े दिखाएं, तो दरअसल मैंने इतने ज़्यादा कुछ इस ईद पे कपड़े नहीं बनाए, ना बच्चों के ना अपने, क्योंकि हम लोग फैसलाबाद नहीं जा रहे थे इस दफ़ा, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि इतने ज़्यादा कपड़े फिर क्यों बनाने हैं। और वैसे भी शादी पे भी बनाए हुए थे और कुछ शॉपिंग मैंने की है, तो वो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। लेकिन जितने मैं बनाती हूँ 2-2, 3-3 सूट, 3-3, 4-4 सूट, तो उस हिसाब से नहीं बनाए, लेकिन कम बनाए हैं। लेकिन ये कि वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले ये वाला ड्रेस है, ये मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था और ये 100 कमाल का है, ठीक है। और मैंने इसको खुद स्टिच किया है और मैंने इसको ना बड़ा ही सिंपल स्टिच किया है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह की मेरी कंडीशन है तो मुझे आजकल ना हर कपड़ा टाइट हो रहा है और हर कपड़ा ना अनकंफर्टेबल लग रहा है। ट्राउजर्स जो हैं, जो कैप्री स्टाइल ट्राउजर है वो अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, किसी का इलास्टिक अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो मतलब आजकल इतना इशू हुआ, कोई भी कपड़ा निकालते हो तो उसको पहनना मुश्किल है। अभी रिसेंटली जो मैं लाहौर से शॉपिंग मैंने की थी, उनको मैंने खुला खुला सिया, उनके इलास्टिक भी खुले खुले सिए, तो वो ठीक हैं कपड़े। लेकिन बाकी जितने भी कपड़े हैं ना, पुराने पहले वाले या नए भी, वो भी मुझे बहुत तंग कर रहे हैं कि मेरा मतलब पहनना मुश्किल होगा। तो खैर इस ड्रेस का कपड़ा बहुत सॉफ्ट था और इसका दुपट्टा इंतहाई सॉफ्ट था, मलमल टाइप का इसका दुपट्टा है। तो मैंने सोचा इसको मैं इजी सा सीती हूँ ताकि थ्रू आउट अभी जो 2 माह रह गए हैं, 2-3 माह रह गए हैं, उसमें मैं पहन सकूं, कहीं आने जाने, ग्रोसरी वगैरह या घर में रूटीन में मैं ये पहनूं। तो ये मैंने कुछ इस तरह का सिया है। सिंपल इसका गला है, खुले से इसके बाजू हैं और खुला सा मैंने सिंपल स्ट्रेट लुक में इसको सिया है। साथ मैंने इसके बनाई है शलवार। अच्छा, कैप्री स्टाइल ट्राउजर ना प्रेगनेंसी में बिल्कुल ठीक नहीं रहते, तंग रहते हैं। आप जब
टांगे फोल्ड करके बैठते हैं तो वो खिंच जाते हैं, उठने बैठने नीचे उठने में बहुत मुश्किल होती है। तो दैट्स वाई मैंने इसकी शलवार सी है ताकि मैं कंफर्टेबल रहूं और खुला खुला रहे। और अक्सर ट्राउजर्स जो है ना वो ऊपर को चढ़ जाते हैं और वो फिर नीचे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लाइक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। तो मैंने शलवार सी है, खुले पैंचे वाली सी है ताकि मैं कंफर्टेबल रहूं। इलास्टिक भी मैंने इसमें दूसरा वाला नहीं डाला जो लाइक हमारे ट्राउजर्स का होता है इलास्टिक, तो वो मैंने नहीं डाला। मैं इसमें खुला इलास्टिक डालूंगी, पतला वाला, ताकि मुझे कंफर्टेबल रहे। ठीक है, तो ये मैंने बेल्ट वाली सिंपल इसकी शलवार सी है, खुले से पैंचे रखे हैं ताकि मैं कंफर्टेबल रहूं। उसके बाद ये इसका दुपट्टा है और लेसेस वगैरह भी मैंने कुछ नहीं लगाई ताकि क्योंकि आगे गर्मी बहुत आनी है और मेरी सिचुएशन जो है ना अजीब हो रही है गर्मी के हिसाब से। तो इस वजह से इसको मैंने सिंपल रखा है। ये इसका दुपट्टा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कंट्रास्ट। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसके लाइट कलर का कोई ट्राउजर करूं, लेकिन दुपट्टा अगर लाइट कलर का हो, शर्ट डार्क कलर की हो ना, फिर उसके साथ थोड़ा मैचिंग ही अच्छा लगता है। क्योंकि ऊपर अगर कमीज होती ना लाइट कलर की तो उसके साथ ऑफ कोर्स बेस कलर की कोई ट्राउजर करती। अभी ये था कि पर्पल कलर की शर्ट थी, इस कलर का ये था, तो मॉडल ने पहनी हुई थी आई गेस ऑफ वाइट कलर की ट्राउजर इस कलर की। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, उठेगा नहीं, तो मैं बेस कलर का ही ट्राउजर बनाऊं और ऊपर अलग से सारा सूट एक जैसा और ऊपर से अलग से बना लूं लाइक दुपट्टा ऊपर से लाइट कलर का होगा तो बड़ा पहना हुआ बहुत प्यारा लगेगा। खैर जब पहनूंगी, और मुझे लगता है कि कल मैं यही पहनूंगी, जितनी गर्मी है और काम शाम करने हैं, कहीं जाना नहीं है, तो फिर मैं ये पहनूंगी। अगर तैयार हुई तो फिर आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, फोटोशूट भी करेंगे। और वैसे एक फ्रेंड के घर दावत है, वहां पे भी जाना है, तो वहां के लिए तैयार होंगे। तो जो ईद के लिए ड्रेस लिया है वहां पहनूंगी। तो अब चलते हैं दूसरे ड्रेस की तरफ। दूसरा ड्रेस जनाब जी ये है, ये मैंने जेलबरी से स्टिच्ड फ्रॉक लिया था और ये 2500 का आया था और स्टिच था। कपड़ा काफी ज्यादा अच्छा है, फ्लेयर बहुत इसका काफी अच्छा है और ये कंफर्टेबल बहुत है। अगर बात की जाए मेरी सिचुएशन की तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देती हूँ। इसका नेक मुझे बहुत अच्छा लगा था, जैसे बोट नेक होता है ना गोल में, इसी तरह ये बना हुआ है स्क्वायर में। लाइक यहाँ से ज्यादा चौड़ा है, डेप्थ इसकी ज्यादा नहीं है लेकिन चौड़ाई ज्यादा है। तो ये ना काफी ज्यादा अच्छा लगा था मुझे और लार्ज साइज मैंने मंगवाया है। और इसके जो स्लीव्स हैं वो इस तरह के बने हुए हैं, इलास्टिक लगा हुआ है। इस तरह के स्लीव्स जो है ना वो बड़े ही स्मार्ट लगते हैं। और ये फ्लोरल प्रिंट है और फ्लोरल प्रिंट भी बहुत प्यारा लगता है। समर्स के हिसाब से भी अच्छा लगेगा। हाँ, कलर समर्स के हिसाब से इसका डार्क है, लेकिन ओवरऑल ये बहुत अच्छा लगेगा। मुझे डार्क कलर ही चाहिए थे क्योंकि फिर नीचे स्लिप नहीं पहननी पड़ती। आजकल ये भी मुझे बहुत मसला हुआ है कि गर्मी इतनी ज्यादा है, दिल घबराने लग जाता है। तो इस वजह से मुझे ये है कि मैं ऐसे कलर्स पहनूं जिसके नीचे मुझे स्लिप ना पहननी पड़े। तो खैर यहाँ पर मैंने वो ड्रेस मंगवाया है। इसकी लाइक यहाँ तक बॉडीज बनी हुई है, फिर एक नीचे इसकी योक आती है, उसके बाद नीचे फिर एक फ्रिल सी आती है। तो इस तरह करके 3 लेयर्स में ये फ्रॉक है। बड़ा ही कूल लगेगा। इसके साथ मैं व्हाइट टाइट्स पहनूंगी, व्हाइट दुपट्टा लूंगी। ये मैंने पहले पहना हुआ है, बच्चों के साथ आउटिंग पे गई थी तो तब मैंने ये आ गया था उसी दिन, तो मैंने सोचा ये पहन लूं। तो अब ये है कि अगर कोई आउटिंग प्लान की, कहीं बाहर गए बच्चों के साथ, बच्चों को लेके, तो फिर ये वाला ड्रेस पहनूंगी, अच्छा लगेगा। और वैसे भी पब्लिक प्लेसेस पे ना इस तरह के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं आउटिंग वगैरह के लिए ना, तब ट्रेडिशनल टिपिकल नहीं अच्छे लगते। तो इसके साथ व्हाइट टाइट्स पहनेंगे, व्हाइट दुपट्टा पहनेंगे। मस्टर्ड कलर के शूज मेरे पास हैं, व्हाइट कलर के भी हैं, जो दिल किया वो पहन लूंगी। व्हाइट कलर के मेरे पास स्नीकर्स टाइप लाइक जॉगर्स भी हैं, वो भी प्यारे लगेंगे, और चप्पल भी है। तो मूड पे डिपेंड करेगा और कंफर्ट पे डिपेंड करेगा। तो खैर ये था दूसरा ड्रेस जो मैंने अभी नया लिया है और ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब चलते हैं तीसरे ड्रेस की तरफ। तो जी ये है मेरा थर्ड ड्रेस और बेसिकली ईद के लिए स्पेशली यही ड्रेस है। और ये मैंने लिया था अलजन्नत मॉल से, वहां पर डिफरेंट ब्रांड्स पड़े हुए थे। तो ये इसका टैग है, लेट मी शो यू। सेनोरिटा ब्रांड है, ठीक है। और इसका ये मैंने लिया था, ये तकरीबन वैसे तो 7000 का है लेकिन हमें 5000 में मिला था क्योंकि इस पे डिस्काउंट चल रहा था। और ये मैंने गलती से ले लिया एक्सेल,
हालांकि मुझे लार्ज आता है। मैंने एक्सेल ले लिया। जब घर आके ट्राई किया तो इसकी शलवार इतनी बड़ी और शर्ट इतनी खुली, बाजू इतने लंबे। खैर मैंने फिर दर्जी को दिया सामने और उन्होंने ऑल्टर करके दिया है। और उनको मैंने कहा था कि बस आप थोड़ा सा इसको ऑल्टर कर दें ताकि थोड़ा खुला खुला ही रहे। और जो ट्राउजर, इसकी शलवार थी ये काफी लंबी थी, तो वो थोड़ी कटवाई है, उसको ठीक करवाया है। अच्छा, अब इसके स्टाइल की अगर बात करें तो इस तरह इसका बना हुआ है गला। गले पे इस तरह की लूप्स लगी हैं, गोटी के बटन लगे हैं, टसल्स लगे हुए हैं। और ये जैकार्ड है, जैकार्ड लॉन है। और इतना कोई हसीन इसका दुपट्टा, और इसका दुपट्टा पकड़ने में बिल्कुल ऐसे जैसे बनारसी सूटों का होता है। ये देखिए, ये बिल्कुल पकड़ने में ऐसा है कि जैसे रेशमी है। ठीक है, शर्ट जो है वो इसकी लॉन की है, जैकार्ड लॉन। और नीचे कुछ इस तरह इसके गोटी लगी हुई है, ऐसे हैमिंग हुई हुई है। और साथ में इसके शलवार है, शलवार पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और बड़ा ही कोई प्यारा सा ये मुझे ड्रेस लगा था, तो मैंने फिर ये ले लिया। दिल को लगा था, कलर भी अच्छा है और डिजाइन भी मुझे अच्छा लगा था, कंट्रास्ट भी मुझे अच्छा लगा था। तो ये है जी मेरा फाइनल ड्रेस। अब मैं आपको बच्चों की और हस्बैंड की भी ड्रेस दिखा देती हूँ। बाकी ये है कि जब हम पहनेंगे तो एक प्रॉपर लुक फैमिली की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा जी, तो ये कुछ शॉपिंग रिसेंटली मैंने की है। ये मैंने पैंट्स ली थी अलजन्नत मॉल में। एक दिन अलजन्नत मॉल गई थी तो ये पैंट्स पड़ी हुई थी और मुझे इस तरह की ना बेल बॉटम में पैंट्स चाहिए थी और साथ में कलर कोई डिफरेंट चाहिए था। पहले तो ज़ैना फातिमा के पास 2 ब्लू कलर में हैं, ब्लू के 2 डिफरेंट शेड हैं लेकिन दोनों ब्लू हैं। तो फिर मुझे था कि कोई ब्लैक भी हो, तो खैर ये मिल गई थी ग्रेइश ब्लैक। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कपड़ा बहुत अच्छा है और मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी अलजन्नत पे मुझे इतनी अच्छी मिल जाएगी। और ये मुझे मिली थी अलजन्नत से 1500 की। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी लगी थी तो मैंने ले ली। उसके बाद ये मैंने पैंट्स ली थी आउटफिटर से। अच्छा, ये इतनी कमाल की पैंट है कि बच्चा इसमें सो जाए, लेट ले, खेल ले, इंजॉय करे, जैसे मर्जी घूमे फिरे। बहुत प्यारी पैंट है, इसकी फील बहुत अच्छी है। तो एक मैंने ये ले ली थी आउटफिटर से, ये 1000 की मिली थी। और ये वही है आउटफिटर का फैक्ट्री आउटलेट जो कि अलजन्नत मॉल के बिल्कुल साथ है। एक ये पैंट्स थी, ये भी सेम उसी ब्रांड की हैं जिस ब्रांड की ये ब्लैक ग्रे वाली पैंट थी। तो ये फिर ब्लू कलर में ले ली थी, ये भी सेम प्राइस है। और ये कुछ इस तरह की बनी हुई है, ये भी बेल बॉटम में। तो अभी मैंने 3 पैंट्स परचेज की हैं रिसेंटली इनके लिए। और ये एक शर्ट मैंने की थी आजकल, आपको पता है कि ग्रीन कलर बहुत इन है, तो इस वजह से मैंने ये ग्रीन कलर की मुझे नजर आई बैगी स्टाइल में, मैंने ज़ैनब के लिए ले ली। ज़ैनब को इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और फातिमा के लिए मैंने ये ले ली। इनकी मुझे वर्डिंग भी अच्छी लगी थी। मैं ना हमेशा वर्डिंग देख के चीज लेती हूँ, स्पेशली बच्चों के कपड़े ना, तो मुझे वर्डिंग अच्छी लगे तो मैं ले लेती हूँ। इस पे यूनिक लगा था और लिखा था, और वैसे भी ग्रीन कलर इन है तो मैंने ग्रीन कलर की ले ली। उसके बाद ये वाली जो थी, ये ट्रस्ट योर पावर, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो ये इनमें से किसी भी पैंट्स के साथ एडजस्ट हो जाएगी। तो एक एक ड्रेस इनका ये हो गया। उसके बाद एक मैंने ये ली थी स्कर्ट, ये भी अलजन्नत मॉल से ली थी, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये 2000-2500 की थी, लेकिन ये इस तरह नेट की बनी हुई है और बड़ी प्यारी लगी थी। और वैसे भी ज़ैनब को ना स्कर्ट का बहुत शौक है। अब हम उसको इसलिए नहीं पहनने देते कि अब हम चाह रहे हैं कि वो मिनी स्कर्ट्स वगैरह ना पहने। ये लॉन्ग में नजर आ गई थी तो हमने ले ली। अब इसके साथ कोई शर्ट मुझे जो है ना वो कुछ समझ नहीं आई। पूरा अलजन्नत मॉल फिर लिया, आउटफिटर फिर लिया, कुछ समझ नहीं आया। तो अभी खैर इसको रखा हुआ है, देखती हूँ घर में से कोई अच्छी शर्ट इसके साथ अगर मैच हो जाएगी तो फिर वो पहना लेंगे, अदरवाइज फिर रहने देंगे। तो अच्छा, कुछ ये शॉपिंग की थी मैंने। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो पहले भी मैंने दिखाए हुए हैं ईद पे जो इन्होंने पहनने हैं वो कपड़े।
अच्छा जी, ये हैं जी इनके ईद के ड्रेसेस। ये मैंने एथनिक से लिए थे और हमने जो लास्ट मंथ में अपनी कज़न की शादी पे गई थी तब ये मैंने उनको पहनाए थे और फिर मैंने आगे सेव कर लिए थे कि ईद पे भी एक एक दफ़ा बच्चे पहन लेंगे। तो ये है जी ज़ैनब का ड्रेस, ये फातिमा का ड्रेस है, तो ये भी इनके न्यू ड्रेस हैं। इसकी डिटेल मैंने आपको पहले दिखाई हुई है इसलिए अब नहीं दिखा रही। उसके बाद एक ये पेयर ज़ैनब का है, ये बहुत ही प्यारा लिनन का ट्राउज़र है जिसके आगे इस तरह ये बोसी बनेगी लग के। इसके साथ है जी ये वाली शर्ट मैच होगी, बड़ी प्यारी लगेगी, और ये वाली शर्ट इनमें से भी किसी पैंट्स के साथ मैच हो सकती है। उसके बाद फातिमा की है जी, फातिमा को रेनबो बहुत पसंद है तो उसकी ये शर्ट ली थी मैंने, ये भी ब्लू के साथ या ब्लैक के साथ बहुत अच्छी लगेगी। तो इनकी दो दो टी शर्ट्स हो गई हैं, ठीक है, पैंट्स हो गई हैं, और इसके साथ इनकी जो है एक एक ड्रेस हो गया, ठीक है। तो ये है जी इनकी ईद की शॉपिंग। सो हमारी तो ईद की अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हो गई है, कपड़े भी आयरन हो गए हैं, खाने को भी मैरिनेशन होगी। उसके बाद जी मेहंदी, ईद के बगैर तो मतलब ईद तो अच्छी नहीं लगती मेहंदी के बगैर। तो खैर मैंने मेहंदी लगाई है, ये मैं कुछ दिन पहले मार्केट गई थी तो मेहंदी ले आई थी। तो यहाँ पर ज़ैनब को बहुत शौक़ होता है अभी मेहंदी लगाने का, तो मैंने उसको मेहंदी लगाई है। फ़ातिमा को बहुत नफ़रत है मेहंदी से, मेकअप से, नेल पॉलिश से, तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं लगाती। इज़ा को भी लगाने की कोशिश की थी क्योंकि वो भी बड़ा खुश होती है, लेकिन उसने अपनी ख़राब कर ली। खैर अब मैं अपने में मेहंदी लगाऊंगी और उसके बाद सोऊंगी और रेस्ट करूंगी। तो खैर अपने भी मैंने मेहंदी लगा ली थी। ये जो टाइम होता है ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, तकरीबन 1 बज के थे और फिर मैंने सोचा कि अपने मेहंदी लगा के फिर ही सोऊं। तो दिस इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी ईद की तैयारियों के साथ, ईद की ड्रेसिंग, ईद पे क्या खाया, क्या पकाया, कहाँ गए, और इन सब हैपनिंग के साथ। तो stay tuned. Thank you so much for watching this video. Take care. Allah Hafiz.